दोस्तों ईपीएस 95 की नई हायर पेंशन लेने से पहले आपको ये पॉइंट जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपको हायर पेंशन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कंफ्यूजन अभी बना हुआ है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि इसको लेना चाहिए, बहुत से लोगों को लग रहा है कि इसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि हमें इस हायर पेंशन को लेने से पहले क्या चीजें हैं जो चेक कर लेनी चाहिए जिससे हमें भविष्य में नुकसान नहीं हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस नहीं हो जाए। तो चलिए पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जब से ये हायर पेंशन की बात आई है तो ईपीएफओ ने एक डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया, लेकिन दोस्तों जब वो फॉर्म फिल करते हैं वहां पर गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन हमसे कंसेंट मांग रही है कि इन फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस करती है गवर्नमेंट ईपीएफओ डिपार्टमेंट तो वो पीएफ मेंबर पेंशन मेंबर को मान्य होगा, यानी कि वो डिक्लेरेशन दे रहा है कि अगर फ्यूचर में कुछ भी चेंज हो तो वो इसके लिए तैयार है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पेच है, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट भविष्य में इस पेंशन में कुछ और चेंज करे, क्योंकि पहले जैसा कि हमें पता था एवरेज 12 मंथ की सैलरी ली जाती थी पेंशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले में, लेकिन अभी से बढ़ाकर पिछले 60 महीने कर दिया, यानी लास्ट 60 महीनों की एवरेज सैलरी ली जाती है पेंशन कैलकुलेशन में। तो दोस्तों इस तरह से कुछ भी चेंज भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, तो उसके लिए एक पीएफ पेंशन मेंबर उसको कंसेंट दे रहा है, एग्री दे रहा है कि हाँ मुझे ये मान्य होगा। तो ये दोस्तों ये बहुत बड़ा पेच है, इसलिए आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए भविष्य में हायर पेंशन को लेने से पहले। दूसरा बड़ा रीजन है कि अगर मान ली जाए किसी कारणवश से किसी एम्प्लॉय का जो पिछले लास्ट 60 मंथ्स की जो हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन में, अगर वो किसी कारणवश से कम हो जाए या फिर वो ऐसी कंपनी में उसका छोड़ने के बाद में ऐसी कंपनी में पहुंच जाए जहां पर सीलिंग वेज फॉलो होती है, यानी 15,000 पे ही पीएफ कटता हो, तो उस केस में क्या होगा, इसके लिए ईपीएफओ ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, क्योंकि जब फाइनल कैलकुलेशन होगी तो उस समय लास्ट 60 मंथ की एवरेज सैलरी लेकर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर किसी कारण से किसी एम्प्लॉय ने पूरे टेन्योर में हायर पेंशन पे पेंशन कटवाई, लेकिन लास्ट 60 मंथ में किसी कारण से उसकी सैलरी रिड्यूस हो जाती है या फिर वो सीलिंग वेज पर चला जाता है, तो उसकी ऑब्वियसली इस फॉर्मूले से पेंशन कैलकुलेशन कम होगी, तो उसे लॉस होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको भी आप सोच के चलिए कि आपकी भविष्य में सैलरी हमेशा आगे बढ़ती ही रहे, कम ना हो पाए, ये आपको सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा। तीसरा बड़ा रीजन है कि दोस्तों देखिए ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, काफी सालों के बाद में आया, इसमें काफी सालों से पिटीशन लगे हुए थे, काफी सालों से इस पर चर्चा हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है 4 नवंबर 2022 को, लेकिन इसका कोई हम नहीं जानते कि भविष्य में भी अगर कोई इस पर स्टे लगा देता है या किसी भी कारण से सुप्रीम कोर्ट में वापस मैटर चला जाता है किसी कैलकुलेशन की वजह से, तो हो सकता है इस पर वापस स्टे लग जाए और इस पे क्या नया मोड आ जाए वो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि ये कोर्ट के डिसीजन है, इसके बेस पे ईपीएफओ ने डिसीजन लिया है, तो भविष्य में भी इसमें और कुछ चेंजेस हो सकता है और कुछ और निकल कर आ सकता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिए कि भविष्य में ये कोर्ट के मैटर है, तो आपको सोच समझकर हायर पेंशन का डिसीजन लेना होगा। चौथा अगला डिसीजन जो पॉइंट है डिस्कशन करने के लिए कि अगर किसी कारणवश कोई एम्प्लॉय अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहे, जैसा कि हमें पता है ईपीएस 95 में एक ऑप्शन है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं 50 इयर्स में, यानी 50 साल में भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन हायर पेंशन का विकल्प चुनते समय क्या कैलकुलेशन रहेगी, क्या उसमें भी यही फॉर्मूले यूज होंगे, क्या रिड्यूस होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में ईपीएफओ ने अभी तक कुछ नहीं बताया। तो ये भी एक क्लियरिटी नहीं है कि जो अर्ली पेंशन लेना चाह रहे हैं 50 इयर्स में उनके लिए क्या ऑप्शन है, इसके बारे में कुछ भी अभी तक ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने नहीं बताया। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा ही पेचीदा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जो अमाउंट डिपॉजिट करने का जो कंफ्यूजन बना हुआ है सारे पेंशन मेंबर्स के जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं वो, या जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है 2014 के बाद, या अभी जो भविष्य में रिटायर्ड होंगे, उनको अभी तक इसके लिए क्लियरिटी नहीं है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा और कितनी पेंशन बनेगी, क्योंकि इसमें भी कैटेगरी बन चुकी है कि जो 2014 से पहले रिटायर्ड हुए हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन जमा कराया था, वो जो फॉर्म भर रहे हैं तब उन्हें कितना अमाउंट जमा कराना है, कितनी उन्हें पेंशन मिलेगी, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई कैलकुलेशन ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने अभी तक नहीं दिया है। तो वो अपने ही तरीके से जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं पीएफ डिपार्टमेंट या कंपनी में कि सर कितना जमा कराना पड़ेगा, कितनी पेंशन मिलेगी। और इसके बाद में जो अभी जस्ट 2014 के बाद रिटायर्ड हुए हैं या सून वो रिटायर होने वाले, उनके
लिए भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि उन्हें कितना अमाउंट पे करना है, और अगर सपोज किसी ने 2017 या 18 में रिटायरमेंट किया है, अभी वो अप्लाई कर रहा है, तो क्या मुझे 17-18 के से उसको अरियर मिलेगा पेंशन का या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा और उस पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा। ये बहुत ही कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो अभी तक ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया, तो इसके बारे में भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो ये सोच समझकर आप आगे बढ़िए। इसके अलावा जो फ्यूचर में रिटायरमेंट होंगे उनके लिए भी एक कंफ्यूजन है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस कर सकती है गवर्नमेंट, और उसके हिसाब से इनकी ईपीएफओ की जो पेंशन हायर पेंशन है वो क्या नया मोड लेगी, कितना उनको अपने सरप्लस में चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा पेचीदा पॉइंट है जिसको हमें देखते हुए हायर पेंशन पर जाना होगा। अगला पॉइंट है कि जॉइंट डिक्लेरेशन करते समय दोस्तों अभी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फॉर्म जो एक पैरा है 26 इसको लेकर तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि पिछले समय में किसी ने भी जॉइंट डिक्लेरेशन या तो ईपीएफओ को जमा करवाया नहीं, ईपीएफओ ने रिसीव किया है, फिर भी ईपीएफओ डिपार्टमेंट सबसे वो मांग रहा है कि आप जॉइंट डिक्लेरेशन अटैच करिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अभी तक कोई भी किसी ने भी नहीं लिया है, पर ये पूछा जा रहा है, कोई पासबुक अपलोड कर रहा है, कोई किसी एक फॉर्मेट मिला हुआ है उस फॉर्मेट को फिल करके कंपनी के साइन करा के फिल करा है, लेकिन ये ईपीएफओ द्वारा एक ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट नहीं है जो उन्होंने मांगे हैं। तो इसको लेकर भी कंफ्यूजन है कि भविष्य में हो सकता है अप्लाई करें और ईपीएफओ डिपार्टमेंट इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि क्या इसको लेकर ईपीएफओ डिपार्टमेंट क्लियरिटी लाता है या नहीं लाता है। अभी भी बहुत सारे यूएन में भी मिसमैच चल रहा है, एरर आ रहा है, तो इसको लेकर भी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो इसको देखते हुए अभी हायर पेंशन का जो विकल्प है बहुत ही अनसर्टेनिटी लिए हुए है। हो सकता है भविष्य में कुछ और ईपीएफओ डिपार्टमेंट क्लियरिटी करते। एक प्रेस को नोट भी रिलीज हुआ है कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट इस पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, क्लियरिटी करने के लिए बात कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी क्लियरिटी समझ में नहीं आ रही। उन्होंने 3 मई 2023 का समय तो दे दिया सारे पेंशन मेंबर्स को, लेकिन अभी तक क्लियरिटी किसी के पास नहीं है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, कितना अमाउंट जमा करवाना है, कितना उन्हें पेंशन मिलेगी, और जब रिटायर्ड हुए तब से अरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, भविष्य में क्या गवर्नमेंट चेंजेस कर सकती है, इसका तो खैर कोई नहीं जानता दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि हाँ ये सारे रिस्क फैक्टर है, इसको लेकर मैं हायर पेंशन पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या मुझे पीएफ फंड के ऊपर ही निर्भर होकर उस फंड को मैं कहीं और अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके एक अच्छा अमाउंट रिटायरमेंट के बाद में ले सकूं। तो ये सारा डिसीजन आप पर है, तो ये सारे पॉइंट आप सोचकर ही आगे बढ़िएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी कि क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें चेक करने होंगे बिफोर गोइंग टू हायर पेंशन ऑप्शन। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारा भी ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।